चलिएगा, तो हम बात करेंगे अगले रूलर के बारे में। और आप सभी लोगों को पता है कि नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो अगले रूलर आएंगे, इनके स्थान पर जो कि होंगे 9th नंबर के रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के नवे शासक जो हैं गयासुद्दीन बलबन। तो अब हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। देखिए, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह जो कि इन्हीं के एक भाई थे। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, समझ गए। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र थे नासिरुद्दीन महमूद। क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूलर के बारे में जो कि होंगे गयासुद्दीन बलबन। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी रूलर हैं ना, यहां से इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक, ये सभी एक ही कास्ट, इट मींस इल्वरी कास्ट के लोग हैं। इसीलिए इस वंश को हम इल्वरी वंश के नाम से भी जानते हैं, इसी कारण से, क्योंकि ये जो सारे रूलर थे ये इल्वरी थे। इसलिए इस डायनेस्टी को हम इल्वरी डायनेस्टी भी कह सकते हैं, समझ गए। तो जैसे कि हम स्लेब डायनेस्टी कहते हैं, इट मींस गुलाम वंश। गुलाम वंश के अलावा एक नाम और है जो कि है ममलूक वंश। ममलूक का मतलब होता है कि स्वतंत्र माता पिता के जो गुलाम बच्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ममलूक। ममलूक का मतलब कि ऐसा गुलाम लेकिन उसके माता पिता क्या थे, स्वतंत्र थे। और तीसरा जो नाम है वो है इल्वरी वंश या इल्वरी डायनेस्टी। और इल्वरी वंश खास तौर से इतने रूलर्स के लिए कहा जाता है। अब जो नवे रूलर हैं, जो अगले जो शासक हैं गयासुद्दीन बलबन, तो गयासुद्दीन बलबन की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम टाइम की बात करें, रूलिंग टाइम की बात करें, तो इन्होंने रूल किया था महमूद के बाद, नासिरुद्दीन महमूद के बाद। इट मींस कब से, 1266 से 1287 तक, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो रूल करते रहे। क्लियर। चलिए, अब हम कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो रिलेटेड होंगे किससे, गयासुद्दीन बलबन से। गयासुद्दीन बलबन रूलर बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले किस पोस्ट पर थे, नासिरुद्दीन महमूद के वो वजीर हुआ करते थे। इट मींस कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे, या हम बोल सकते हैं नायाब मुमालिकात हुआ करते थे। इट मींस एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये सिर्फ नाम मात्र के ही शासक थे, सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल कौन किया करता था, गयासुद्दीन बलबन। और इन्होंने इन्हें उपाधि दी थी उलुग खां की। कौन सी उपाधि दी थी, उलुग खां। तो ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन की ही उपाधि थी उलुग खां, और गयासुद्दीन बलबन ही इनके फादर इन लॉ भी हुआ करते थे, इट मीन ससुर भी हुआ करते थे। क्लियर, ये तो हो गई बात पुरानी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, ही वॉज एन इल्वरी तुर्क। अगर हम बात करें गयासुद्दीन बलबन की भी, तो ही वॉज ऑल्सो इल्वरी, यह भी इल्वरी जाति के तुर्क ही थे। हालांकि इनकी जाति के बारे में ठीक ठाक क्लियर नहीं है, बट ये बोला है इतिहासकारों ने कि ही वॉज ऑल्सो इल्वरी, ठीक है। बट फैमिली अलग अलग है, परिवार अलग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये रूलर बने थे तब इनकी जो एज थी, एट द एज ऑफ 60 ईयर, यानी शासक ही बने थे किस एज में, 60 ईयर की एज में। और 20 ईयर का एक्सपीरियंस पहले था वजीर के रूप में, और 20 ईयर का ये, और पहले भी ये तुर्कान चहलगामी में एक सरदार के रूप में जॉब किया करते थे। इट मींस कि ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड रूलर, ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड रूलर थे, या काफी ज्यादा एक्सपीरियंस सुल्तान थे। तो इन्हें पता था कि किस तरह से शासन किया जाता है और क्या जरूरी चीजें होती है शासन करने में। इन सारी चीजों का इन्हें अच्छे से क्या था, नॉलेज था। देखिए, बलबन बिलोंग टू द फेमस ग्रुप ऑफ तुर्कान ए चहलगामी, यानी ये तुर्कान ए चहलगामी से भी क्या कर चुके थे, बिलोंग कर चुके थे, या उसी के एक क्या रह चुके थे, मेंबर रह चुके थे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने जीवन में जो वो अलग अलग समय पर अलग अलग पोस्ट पर रहे, और कई सारे जो है विजय अभियान किए हैं, कई सारे युद्ध किए हैं, और कई सारे युद्धों में उन्होंने विजय हासिल की है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन की अगर बात की जाए तो वजीर की पोस्ट पर किसके समय पर थे, वजीर के पद पर किसके समय पर थे, यहाँ पे आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय पर ही वो किस पोस्ट पर थे, वजीर की पोस्ट पर थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ खास मुद्दों पे अगर बात करें, he maintained that the sultan was the shadow of God। इन्होंने ये कहा
कि जो सुल्तान होता है, he maintained that सुल्तान was the shadow of God, यानी सुल्तान ईश्वर की ही एक क्या है, छाया है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को कहा जाता है नियामत ए खुदाई या नियामत ए खुदाई। तो ध्यान रखिएगा, he gave the principle नियामत नियामत या नियाबत एक खुदाई। इसका मतलब यह होता है कि द रूलर वॉज द शेडो ऑफ गॉड या सुल्तान वॉज द शेडो ऑफ गॉड। इट मीन सुल्तान क्या है, भगवान का रूप है। नियामत है खुदाई, यानी कि दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत किसका, शासक का या सुल्तान का दैवीय सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, गयासुद्दीन बलबन ने। यानी आप लोग ये समझ लें कि जो सुल्तान है वो एक, या जो शासक है, जो राजा है, वो भगवान का ही एक क्या है, रूप है। इन्होंने अपने सिद्धांत में अपनी प्रजा को ये बात कह दी कि जो शासक है वो क्या है, ईश्वर का ही क्या होता है, एक रूप होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि गयासुद्दीन बलबन के वंश या उनकी फैमिली के बारे में ठीक से पता नहीं थी, जानकारी नहीं थी, क्लियर नहीं था, तो क्या हुआ कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को कहा कि मैं एक अफरसियाब के वंशज का हूं, मैं एक अफरसियाब की फैमिली या वंश से रिलेटेड हूं। यानी उन्होंने खुद ही कहा, क्योंकि उनकी फैमिली या वंश के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और उन्हें भी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं किस वंश से बिलोंग करता हूं, मैं बिलोंग करता हूं अफरसियाब के वंश से। और अफरसियाब की अगर बात की जाए, अफरसियाब का वंशज हूं, ये कहा है किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। और अफरसियाब की अगर बात की जाए तो अफरसियाब को एक तुर्की हीरो के रूप में जाना जाता है। अफरसियाब की बात की जाए तो एक मिथिकल तुर्किश हीरो के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक तुर्की हीरो के रूप में जाना जाता है किसे, अफरसियाब को। और उसी फैमिली का, उसी शाही वंश का वंशज बताया है, ताकि कोई ये ना समझे, क्योंकि वो इल्तुतमिश की फैमिली से बिलोंग तो कर नहीं रहे हैं, तो कोई ये ना समझे कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि मैं एक बहुत बड़े वंश से बिलोंग करता हूं, और जो बड़ा वंश है वो किससे रिलेटेड है, अफरसियाब। अफरसियाब काफी फेमस वंश कहलाता था तुर्की का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब ये शासक बने ना, तो इन्होंने अपने दरबार को, अपना जो कोर्ट हुआ करता था, अपना जो दरबार हुआ करता था, उन्हें फारसी परंपराओं के अनुसार क्या किया, उनका संचालन किया। यानी ही मॉडल्ड हिज कोर्ट इन पर्सियन मैनर, फारसी परंपराओं के अनुसार, जैसे इराक के जो शासक हुआ किया करते थे, उन परंपराओं के अनुसार उन्होंने अपने दरबार का संचालन किया। अब उनके दरबार में हंसने पर या किसी भी प्रकार की ऐसी छोटी मोटी हरकतें करने पर पूरी तरह से क्या था, रोक लगी हुई थी। यानी काफी कठोर, काफी रिगोरस जो है रूल्स थे, काफी मजबूत या कठोर नियम उन्होंने बनाए थे अपने दरबार में। और इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक ने अपने दरबार को फारसी परंपराओं के अनुसार संचालित किया था। He modeled his court in a manner of in Persian manner, फारसी परंपराओं के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। He introduced, अब देखिए इन्होंने कुछ नई नई चीजें शुरू की और उनके ऊपर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। He introduced पर्सियन फेस्टिवल नौरोज, इन्होंने एक फारसी त्योहार मनाना शुरू किया, दैट इज नोन एज नौरोज। नौरोज या नौराज भी कहा जा सकता है। He started a Persian festival that is known as नौरोज, इन्होंने एक फारसी त्योहार नौराज मनाना शुरू किया, नौरोज मनाना शुरू किया, दैट इज न्यू ईयर इन पर्सिया, जो कि फारसी नववर्ष कहलाता है। इट इज न्यू ईयर ऑफ फारसी, फारसी नववर्ष कहलाता है नौरोज। और ये स्टार्ट किया था किसने, ये शुरू किया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन बलबन ने। देखिए इस दिन क्या करते थे ये नौरोज के दिन, कि अपनी जनता में जाकर दान दक्षिणा दिया करते थे। तो इस पर्पज से उन्होंने स्टार्ट किया था नौरोज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। और दूसरी बात ये, आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि नौरोज को सेलिब्रेट करना बंद किसने कराया था, इंडिया के किस शासक ने नौरोज मनाना बंद करवा दिया था? तो आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, या ये नौरोज त्योहार या फेस्टिवल को मनाना क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स बनवाए थे, कुछ नए नए विभाग बनवाए थे। तो ध्यान रखिएगा, ही स्टेब्लिश 2 न्यू डिपार्टमेंट्स, इन्होंने 2 नए डिपार्टमेंट्स या 2 नए विभाग स्टार्ट कराए। तो 2 न्यू डिपार्टमेंट्स ही स्टार्टेड, 2 नए विभाग जो इन्होंने स्टार्ट कराए हैं उनका नाम है, पहला जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है दीवान ए अर्ज।
दीवान ए अर्ज। क्लियर। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसका नाम है दीवान ए बरिद। दीवान ए बरिद, दीवान ए अर्ज एंड दीवान ए बरिद। अब ये नाम से समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में किस चीज के डिपार्टमेंट है, किस सेक्टर से रिलेटेड ये विभाग है। तो देखिए दीवान ए अर्ज की अगर बात की जाए तो ये सेंट्रल आर्मी डिपार्टमेंट था। इट मींस ये केंद्रीय सैन्य विभाग हुआ करता था। और दीवान ए बरीद की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दीवान ए बरीद एक खुफिया विभाग था, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट हुआ करता था। इट मींस खुफिया विभाग या इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट। और इनके समय पर ये जो स्पाई यानी कि जो खुफिया वाला जो वर्क था, जो खुफिया एजेंसियां हुआ करती थी, जो स्पाई वर्क हुआ करता था, स्पाई ऑफिसर्स जो हुआ करते थे, वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस में था। ये कार्य काफी ज्यादा खुफिया एजेंसियां, खुफिया लोगों को इन्होंने अपने शासनकाल में अपॉइंट किया हुआ था, ताकि ये नजर रख सकें कि आखिर कोई कहीं पर विद्रोह तो नहीं हो रहा है इनके अगेंस्ट में। क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से था, विद्रोह का, क्योंकि ये इल्तुतमिश की फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमने कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर गौर किया जो इनसे रिलेटेड थे। अब देखिए कुछ और मुद्दे, जैसे कि अभी तक दिल्ली सल्तनत के, या हम बात करें गुलाम वंश के, सबसे क्रूर और सबसे क्रूअल शासक के रूप में जाना जाता है किसे? गयासुद्दीन बलबन को। तो गयासुद्दीन बलबन इज वेरी या इज सो क्रूअल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का सबसे क्रूर शासक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन बलबन को। क्लियर। ये खुदा को, ये खुद को, अगर हम बात करें इस खुद को ही क्या इन्होंने खुद को ही क्या कह दिया था कि मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का ही क्या हूं? प्रतिनिधि हूं। इट मींस आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैगंबर साहब। इन्होंने अपने आप को ही बोल दिया कि मैं पैगंबर साहब का ही क्या हूं? रिप्रेजेंटेटिव हूं। और आप लोगों को पता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बात की जाए तो उन्होंने ही मुस्लिम रिलीजन को क्या किया है? स्टार्ट किया है। वही माने जाते हैं मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक। उन्होंने ही मुस्लिम धर्म स्थापित किया था 612 में, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 612 में हीरा नामक गुफा के अंदर जब उन्हें एक देवदूत मिले थे जिसका नाम था ग्रेवियाल, जिब्राइल नामक जब देवदूत ने उन्हें कुरान दी और उन्हें ये बताया कि आप ही क्या हैं? अल्लाह के या खुदा के मैसेंजर हैं, और आपको इस बुक के अंदर लिखी गई बातों को इस दुनिया में प्रचार प्रसार करना है। तो इन्होंने उन्हीं पैगंबर साहब का क्या कहा है? अपने आप को प्रतिनिधि कहा है, और कहा है कि धरती पर अगर पैगंबर साहब के बाद दूसरा कोई है तो वो कौन है? वो है बलबन। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो नियामत एक खुदाई का इसीलिए दिया था, यानी कि ईश्वर ही क्या, शासक ही क्या है? ईश्वर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अब जब ये शासक बने तो सबसे पहले इन्होंने काम ये किया कि वो जिस ग्रुप के ये मेंबर हुआ करते थे कभी, इट मींस कौन सा ग्रुप? तुर्कान चहलगामी, 40 तुर्की सरदारों का ग्रुप, उसे क्या कर दिया? अबोलिश्ड कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, अबोलिशन ऑफ या ही अबोलिश्ड तुर्कान चहलगामी। इन्होंने तुर्कान चहलगामी यानी दल 40 कहें या ग्रुप ऑफ 40 कहें, उसे पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, या उसे पूरी तरह से अबोलिश्ड कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये भी उसी ग्रुप के क्या थे? सदस्य थे, और उन्हें डर था, उन्हें पता था कि सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो ये तुर्कान चहलगामी के ही लोग हैं। हालांकि ये लोग काफी ईमानदारी से कार्य करते थे, किसके लिए? सुल्तान के लिए। बट इन्हें डर था इस बात का कि अगर मैं इस ग्रुप का मेंबर होके अगर राजा बन सकता हूं, शासक सुल्तान बन सकता हूं, तो कल को कोई और भी तुर्कान चहलगामी का ही मेंबर मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है और वो भी सुल्तान के पद तक पहुंच सकता है। तो इसी डर के कारण उन्होंने उस ग्रुप को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और किसी दिन इन 40 तुर्की सरदारों को या 40 तुर्की ऑफिसर्स को एक मिशन पर भेजा और पीछे से उन सभी 40 लोगों की क्या करा दी? हत्या करवा दी। तो क्लियर होगी बात आप लोगों की। एक दिन उन्होंने इन 40 लोगों को एक मिशन पर भेजा और पीछे से उन सबकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और इस तरह से उन्होंने उस 40 तुर्की सरदारों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो स्टार्ट किया गया था इन्हीं के एक शासक इल्तुतमिश के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के ही क्या थे? गुलाम थे। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के ही क्या थे? गुलाम थे। ध्यान रखिएगा, यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हुआ करते थे इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हुआ करते थे गोरी के, और इल्तुतमिश के गुलाम हुआ करते थे
गयासुद्दीन बलबन। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं और अब कुछ और मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि इल्तुतमिश ने ही क्या किया, गयासुद्दीन बलबन ने ही क्या किया था, नासिरुद्दीन महमूद के जितने भी सक्सेसर थे, हालांकि इनका कोई रियल पुत्र नहीं था, कोई एक्चुअली पुत्र नहीं था, बट उनसे उनकी फैमिली से रिलेटेड यानी इल्तुतमिश की फैमिली से रिलेटेड जितने भी सक्सेसर थे, जितने भी उत्तराधिकारी थे, उन सबको गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था, ढूंढ ढूंढ कर मार दिया था, ताकि कोई अगला रूलर बने ही नहीं, अपना रास्ता साफ कर दिया। और फिर दूसरा काम क्या करा कि 40 तुर्की सरदारों के का जो ग्रुप था उन्हें भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उन्हें भी क्या कर दिया, मरवा डाला। अब जब ये सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, तो इनकी जो जनता थी, इनके राज्य की या इनके साम्राज्य की जो जनता थी, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो एक बड़ा सा रिवोल्ट या विद्रोह शुरू हुआ किसके खिलाफ, गयासुद्दीन बलबन के खिलाफ। क्लियर? जनता ने विद्रोह कर दिया। लेकिन बलबन ने, जब ये विद्रोह हुआ तो बलबन ने स्टार्ट की ब्लड एंड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। तब उन्होंने शुरू कर दी कौन सी नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, इट मींस रक्त और लोह की नीति। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति राजा के खिलाफ या साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करता है या रिवोल्ट करता है तो उसे एक बार समझाया जाएगा और दूसरी बार उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इट मींस कि पूरी तरह से रक्त और लोह की या लोह और रक्त की नीति जो है उसका पालन यहां पर किया जाएगा। इस तरह का आदेश दिया गया किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और आप लोगों से सबसे पहले ही क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी का पालन किया है या संचालन किया, आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जर्मनी में एक व्यक्ति हुए हैं, जर्मनी में एक पर्सन हुए हैं जिन्होंने भी ब्लड और आयरन की पॉलिसी या आयरन और ब्लड की पॉलिसी का पालन किया था, जो कि थे बिस्मार्क। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के एक व्यक्ति हुए बिस्मार्क, जिन्होंने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी और उन्होंने ही जर्मनी का क्या किया था, यूनिफिकेशन किया था, इट मींस एकीकरण किया था। क्लियर? तो जर्मनी का एकीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, बिस्मार्क, और उन्होंने ही जर्मनी में ब्लड और आयरन की पॉलिसी का पालन किया था। यहीं से क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया का बिस्मार्क या यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किसने किया है, तो आंसर आप लोगों को पता है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जो है वो किया है किसने, सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल को ही हम बोलते हैं भारत का बिस्मार्क या इंडिया का बिस्मार्क। चलिए आगे चलते हैं और अगले पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। एक और पॉलिसी, एक और नीति जो स्टार्ट की गयासुद्दीन बलबन ने, वो थी सजदा और पेबोस। तो सजदा और पेबोस जो परंपरा थी वो भी फारसी परंपरा थी और उन परंपराओं को भी स्टार्ट किया किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सजदा एंड पेबोस। सजदा और पेबोस परंपराएं दिल्ली सल्तनत के समय शुरू कराने वाले जो शासक हुए वो कौन हुए, गयासुद्दीन बलबन हुए। बलबन ने ही जो है इन परंपराओं को क्या किया है, शुरू किया है। क्लियर? अब देखिए, बलबन ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा वो पहले मेरे सामने सजदा और पेबोस करेगा। ऑब्वियसली उन्होंने क्या कह दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा वो मेरे सामने क्या करेगा, सजदा और पेबोस करेगा, चाहे वो बड़े से बड़ा ऑफिसर भी क्यों ना हो दरबार का, या कोई छोटा सा आम नागरिक भी क्यों ना हो, उसे क्या करना होगा, सजदा और पेबोस करना होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सजदा और पेबोस कर रहा है, बड़े बड़े अधिकारी भी, उनसे ज्यादा एज के व्यक्ति भी कर रहे हैं, इट मींस कि वो ये मान रहे हैं कि सुल्तान क्या है, सुल्तान गॉड का या भगवान का ही एक रूप है और भगवान के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करता। तो वो सुल्तान बलबन क्या चाहता था कि लोग उसको पूरी तरह से क्या समझ ले, ईश्वर समझ ले, भगवान समझ ले, अपने मन में बिठा ले और फिर ईश्वर के खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं कर सकता है। इसी कारण ये सारी पॉलिसी उसने शुरू की। देखिए, सजदा और पेबोस की अगर बात की जाए तो सजदा का मतलब होता है कि अपने घुटने के बल बैठकर सर झुकाना सुल्तान के सामने या किसी व्यक्ति के सामने, वो कहलाता है सजदा। अपने घुटने के बल बैठकर अपना सर झुकाकर सलाम करना क्या कहलाता है, सजदा। और पूरी तरह लेटकर किसी के पैरों को चूमना, किसी के पांव को चूमना क्या कहलाता है, पेबोस। पूरी तरह लेटकर किसी के पांव को चूमना क्या कहलाता है, पेबोस। तो इन्होंने ये जो दो परंपराएं शुरू की, सजदा और पेबोस, जिनका मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि सजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर जो है सिर झुकाकर सलाम करना, और पेबोस का मतलब होता है लेटकर पैर चूमने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, पेबोस। समझ गए? लंबे समय तक ये प्रथाएं भारत के समाज में या इंडिया की सोसाइटी में चलती रही और सबसे पहले
इन परंपराओं पर प्रतिबंध लगाया था किसने? शाहजहां ने। तो सबसे पहले इन परंपराओं पर प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति कौन हुए थे? शाहजहां। और इन्हें पूरी तरह से समाप्त करवा दिया था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन परंपराओं को पूरी तरह से क्या करा दिया? बंद करा दिया। और औरंगजेब ने ही कौन सा त्योहार भी बंद करवा दिया था? नौरोज। क्लियर? औरंगजेब का ये कहना था कि अगर किसी के सामने झुकना ही है तो आपको झुकना चाहिए अल्लाह के सामने या खुदा के सामने। किसी भी व्यक्ति के सामने झुकने से कोई फायदा नहीं है। हमें झुकना चाहिए किसके सामने? अल्लाह के सामने या खुदा के सामने। क्लियर हो गई होगी बात? आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किससे रिलेटेड? गयासुद्दीन बलबन से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्हीं के समय पर 1285 में, इन्हीं के समय पर 1285 में 1285 में थर्ड मंगोलॉइड इन्वेजन हुआ था। इट मींस तीसरा मंगोल आक्रमण हुआ था। तो इन्हीं के समय पर, इन्हीं के शासनकाल में 1285 में तीसरा मंगोल आक्रमण किया गया था। और इस मंगोल अटैक से बचने के लिए, इस मंगोल अटैक को अपना जवाब देने के लिए इन्होंने अपने एक पुत्र को भेजा था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद या मोहम्मद। तो इन्होंने अपने पुत्र को भेजा शहजादा मोहम्मद को, और उस युद्ध में उन्हें सफलता तो मिली, सक्सेस तो मिली, और मंगोल सेना जो है भाग गई वहां से। बट उनके पुत्र की इस युद्ध में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, शहजादा मोहम्मद जो इनका सबसे प्रिय पुत्र था उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके दो पुत्र हुआ करते थे, एक शहजादा मोहम्मद और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था बुगरा खान। तो बुगरा खान और शहजादा मोहम्मद इनके दो पुत्र थे, और इनके एक पुत्र जो बड़ा पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उनकी मृत्यु हो गई 1285 में मंगोलों से लड़ते हुए। क्लियर? और ऐसा कहा जाता है कि अपने पुत्र के वियोग में ये काफी दुखी रहने लगे, काफी परेशान रहने लगे। और जो इतना क्रूर या इतना तेज शासक था जिसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी का पालन किया था, अपने पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर पाया, और 1287 में ही अपने पुत्र के वियोग में 1287 में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गयासुद्दीन बलबन की डेथ हुई है 1287 में, लेकिन किस कारण से? तो ध्यान रखना है, पुत्र वियोग में ही इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और दिल्ली में मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में, दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में ही इनके पुत्र और इनकी एक ही स्थान पर या एक के आसपास जो है समाधि बनाई गई है। तो ध्यान रखिए, दोनों की जो समाधि है गयासुद्दीन बलबन की और इनके पुत्र की जिनका नाम था शहजादा मोहम्मद, दोनों की पास पास में समाधि बनाई गई है। चलिए हम चलते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं इनके कुछ मिलिट्री प्रोग्राम का, कुछ सैन्य अभियान का। तो इनके समय पर मेवात के लोगों के द्वारा काफी विद्रोह किया गया था, और मेवात के जो भी विद्रोही थे उन्हें, उस विद्रोह को इन्होंने काफी मजबूती के साथ क्या किया था? समाप्त किया था या खत्म किया था। ध्यान रखिए, इन्हीं के समय पर मेवात में विद्रोह काफी बढ़ गए थे जाटों और खोखरों के, और उन्हें इन्होंने पूरी तरह से क्या किया? शांत किया। इसके अलावा सबसे खास बंगाल में इन्होंने एक राज्यपाल, एक गवर्नर को अपॉइंट किया था जिसका नाम था तुगरिल खान, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी लखनौती। तो बंगाल के लखनौती से एक इनके गवर्नर थे जिनका नाम था तुगरिल खान, और तुगरिल खान ने रिवोल्ट कर दिया था और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन द गवर्नर ऑफ बंगाल तुगरिल खान रिवोल्टेड या रिवोक द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली इन 1275। तो 1275 में, इन्हीं के शासनकाल में 1275 में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की अथॉरिटी को मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बलबन फर्स्ट सेंट, सबसे पहले बलबन ने एक सेना भेज दी। बलबन फर्स्ट सेंट द गवर्नर ऑफ अवध के गवर्नर के हाथों एक सेना भेजी, बट ही वॉज डिफीटेड। देन ही सेंट सेकेंड आर्मी, तब उसने दूसरी सेना भेजी, और दोनों ही सेना क्या रही? अनसक्सेस रही। फिर उसने थर्ड आर्मी भेजी और साथ में वो भी गया, और जब तीसरी सेना गई और तीसरी सेना ने तुगरिल खान की सेना को पराजित कर दिया, तब तुगरिल खान को सबके सामने फांसी पर लटका कर मृत्यु दंड दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस लखनौती रीजन में, लखनौती शहर में जितनी भी लेडीज थी, जितनी भी फीमेल्स थी, उनके सारे पुत्रों को, उनके सारे सभी बच्चों को क्या कर दिया गया? मार डाला गया। तो एक काफी कठोर या कट्टर नीति का पालन किया किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। अगर हम इनके जीवन में इनके जो सैन्य अभियान है उनको अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा
कि काफी क्रूर शासक हुआ करते थे गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि तुगरिल खान का विद्रोह किसके शासनकाल के समय पर हुआ था? आंसर आप लोगों का होगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के समय पर ही तुगरिल खान ने क्या किया था? विद्रोह किया था। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बलबन की जब एज काफी ज्यादा हो गई, जब उनकी एज काफी बढ़ गई, तब अगर हम बात करें तो उनका एक पुत्र तो हुआ करता था शहजादा मोहम्मद। तो शहजादा मोहम्मद की तो मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए 1985 में, और उनका एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था बुगरा खान। तो ध्यान रखिए, बुगरा खान वाज हिज अनदर सन। एक और पुत्र हुआ करता था, कौन सा? बुगरा खान। बुगरा खान। और बुगरा खान ने ही कहा था अपने पिता से कि बंगाल पर ध्यान दीजिए, बंगाल के गवर्नर दिल्ली की अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं। और उसी बुगरा खान के कहने पर इन्होंने बंगाल पे अटैक किया और उस तुगरिल खान को सबक सिखाया। बट वेन जब इनकी एज जब काफी ज्यादा हो गई, अच्छा, फिर बुगरा खान जो थे वो कहाँ चले गए थे? बंगाल। और बंगाल में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। यानी जिस तरह तुगरिल खान ने किया उसी तरह किसने किया? इन्हीं के पुत्र ने किया। बुगरा खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, स्वतंत्र कर लिया और दिल्ली से पूरी तरह क्या कर लिया? अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। बट जब इनके पिता की एज ज्यादा हो गई और इन्होंने बुगरा खान को संदेश पहुंचाया और उनसे कहा कि अब आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठना है, तब बुगरा खान ने साफ साफ क्या कर दिया? इनकार कर दिया, मना कर दिया कि वो दिल्ली में नहीं आना चाहते हैं और वो बंगाल में ही क्या है? खुश हैं। वो बंगाल के ही इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में रूल करना चाहते हैं। देन जब काफी समस्या बढ़ी तब बुगरा खां तो नहीं आए, लेकिन इन्हीं के पुत्र शहजादा मोहम्मद के एक पुत्र हुआ करते थे। तब इन्होंने डिक्लेयर किया कि शहजादा मोहम्मद का जो पुत्र है उसे ही क्या किया जाएगा? सक्सेसर बनाया जाएगा या उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। बट जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनकी डेथ हो गई, तब इनके दरबार के जो भी मेन पर्सन्स थे, जो भी मेन ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने फाइनली अपॉइंट किया केकूबाद को। फाइनली अपॉइंट किया किसे? केकूबाद को, या केकूबाद नामक जो व्यक्ति था उसे अगला शासक बनाया। अब केकूबाद कौन था? तो ध्यान रखिएगा, केकूबाद जो था वो बुगरा खान का ही क्या था? एक पुत्र था। तो बुगरा खान का ही 17 साल का, 17 ईयर एज का उसका पुत्र, जिसे यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, जो सामंत थे, जो सरदार थे, उन्होंने गयासुद्दीन बलबन की जगह पर अगला रूलर अपॉइंट कर दिया, अगला सुल्तान अपॉइंट कर दिया। और एक पुत्र और हुआ करता था शहजादा मोहम्मद का, जिसका नाम था के खासरू। लेकिन उसे अपॉइंट नहीं किया गया। किसे अपॉइंट किया गया? केकूबाद को अपॉइंट किया। तो आप लोगों को ध्यान रखना, केकूबाद हु वाज द सन ऑफ बुगरा खान एंड बुगरा खान वाज द सन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। तो हम बात करते हैं अगले शासक की, जिसका नाम था केकूबाद। देखिए, अब केकूबाद की अगर बात की जाए ना, तो केकूबाद ने काफी ज्यादा लंबे समय तक रूल नहीं किया। केकूबाद का जो रूल हुआ है, जो कि 10वां शासक है, टोटल 11 रूलर आएंगे इस डायनेस्टी में। केकूबाद जो 10th रूलर था, जिसने रूल किया 1287 से 1290 तक, यानी 1287 से 1290 तक ही रूल किया है। किसने? केकूबाद ने। और हम समझ लें कि ये 10th नंबर के रूलर थे और लगभग 4 ईयर तक ही रूल कर पाए थे केकूबाद। आप लोगों से इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुलाम वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया है, और आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 11 रूलर। कुल 11 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर, गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। चलिए, तो हम बात करते हैं अगले रूलर के बारे में। इट मींस 10th रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज केकूबाद। और केकूबाद का ही शासन चला था 1287 से 1287 से 1290 तक शासन किया था। किसने? केकूबाद ने। और दिल्ली सल्तनत को एक और अयोग्य शासक मिला। ही वॉज वेरी अनकेपेबल रूलर। यह जो था एक काफी ज्यादा अयोग्य शासक था, समझ गए? तो काफी ज्यादा अयोग्य शासक था केकूबाद, और ये हमेशा बिजी रहता था अपने सेल्फ प्लेजर में, अपनी
जो मदिरापान या जो मनोरंजन या नृत्य गान आदि चीजों में ही केकुबाद हमेशा क्या था, बिजी रहता था और शासन पर इसका ज्यादा ध्यान नहीं था। और दूसरी चीज, इसके जो पिता थे वो बंगाल के शासक थे बुगारा खान या बुगरा खान, तो उनके प्रेम में या उनके प्रति काफी मोह होने के कारण इसका ज्यादा ध्यान जो है वो बंगाल की ओर लगा रहता था। क्लियर। तो फाइनली जैसे तैसे रिलक्टेंटली रूल करता था दिल्ली में। देखिए अब यहाँ पे, क्योंकि काफी अयोग्य शासक था, काफी अनकेपेबल रूलर था, इसी बात का फायदा उठाया था इसी बात का फायदा उठाया था अफगानिस्तान के एक कबीले के सरदार ने, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी के नाम से वो शासक बनेगा, पर इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था मलिक फिरोज। तो मलिक फिरोज नामक एक व्यक्ति हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, मलिक फिरोज नामक एक व्यक्ति हुआ करता था जो अफगानिस्तान के किसी कबीले का क्या था, सरदार था। और इनके समय पर ये इंडिया में आया था या भारत आया था, किसके समय पर, केकुबाद के समय पर। और उसको पता था कि केकुबाद काफी अयोग्य शासक है, काफी अनकेपेबल रूलर है, और उस समय पर मलिक फिरोज अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया। केकुबाद अपॉइंटेड मलिक फिरोज एज हिज आर्म्ड जनरल। मलिक फिरोज को ही केकुबाद ने क्या किया, अपना सेनापति नियुक्त कर दिया, अपना आर्म्ड जनरल नियुक्त कर दिया। किसे, मलिक फिरोज को। किसने, केकुबाद ने। केकुबाद अपॉइंटेड मलिक फिरोज एज हिज आर्म्ड जनरल, क्योंकि जो पुराने आर्म्ड जनरल हुआ करते थे, जो पुराने सेनापति हुआ करते थे, उन्हें इन्होंने जहर दे दिया था और जहर देने का आदेश दिया था। तो जब नए आर्म्ड जनरल की नियुक्ति की बात आई तो किसे अपॉइंट किया गया, मलिक फिरोज को। ही अपॉइंटेड मलिक फिरोज एज हिज आर्म्ड जनरल। और मलिक फिरोज ने इस बात का काफी फायदा उठाया और फाइनली 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर, मलिक फिरोज किल्ड केकुबाद। मलिक फिरोज ने हत्या करवा दी किसकी, केकुबाद की। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, मलिक फिरोज ने ही हत्या करवा दी थी किसकी, केकुबाद की। एंड देन ही अपॉइंटेड द नेक्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। मलिक फिरोज के दिशा निर्देशों पर ही, मलिक फिरोज के नियमों के आधार पर या उन्हीं के कहने पर जो अगला शासक बनाया गया वो केकुबाद का ही काफी छोटा सा पुत्र जो था उसे अगला रूलर बनाया गया, जिसका नाम था केमूर्स। तो ध्यान रखिएगा, द 11th रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज केमूर्स। जिसने कुछ दिनों तक ही शासन किया। इट मीन्स कि इनका जो रूल है वो सिर्फ 1290 तक ही है, यानी 1290 तक ही, कुछ मंथ या कुछ दिनों तक ही रूल किया था किसने, केमूर्स ने। और फाइनली केमूर्स को भी मार दिया था किसने, केमूर्स की भी हत्या कर दी थी किसने, मलिक फिरोज ने। तो मलिक फिरोज ने ही हत्या करवा दी थी या मार दिया था किसे, केमूर्स को। क्लियर। तो यहां पर यह चीज क्लियर हो गई है कि फाइनली दिल्ली गुलाम डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो था केमूर्स। और केमूर्स भी बलबन के ही वंश से क्या था, बिलोंग करता था, बलबन की फैमिली से ही क्या किया करता था, रिलेटेड था। क्लियर। तो यहां पर अब आप लोग समझ लें कि स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश वाला जो रूलर्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इस डायनेस्टी में टोटल 11 रूलर्स हैं और जो फर्स्ट रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हुए आराम शाह और फिर आए हैं इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही थे दामाद और गुलाम। और फिर इल्तुतमिश की पूरी फैमिली के जितने भी रूलर्स रहे हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन महमूद तक। और फिर शुरू हुआ गयासुद्दीन बलबन का शासन और फिर बलबन की फैमिली के रूलर्स आए केकुबाद और कैमूर्स। और यहाँ पर ये सल्तनत या ये वंश क्या होता है, समाप्त होता है। और इसे समाप्त करने में योगदान रहा है किसका, मलिक फिरोज का। मलिक फिरोज इज ऑल्सो नोन एज जलालुद्दीन खिलजी। मलिक फिरोज अब दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से और स्टेब्लिश करेंगे एक अन्य डायनेस्टी, एक अदर वंश जिसका नाम होगा खिलजी वंश। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आप लोग बस इतना समझें, अब आप लोग बस इतनी बातें ध्यान रखना है कि इन सारे रूलर्स से रिलेटेड जितने भी खास खास बातें हैं, जितने भी खास पॉइंट है उन्हें याद करना है। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर या फिर उस समय की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर भी हल्का हल्का सा गौर करना है। देखिए अगर हम बात करें कि
आर्किटेक्चर की अगर बात करें, वास्तुकला की बात करें, तो 4-5 बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, और वो सारी बिल्डिंग्स हैं रिलेटेड टू कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। इन्होंने जो बनवाई है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि इल्तुतमिश के ही सबसे बड़े पुत्र की समाधि का मकबरा जो था वो इंडिया का, भारत का पहला मुस्लिम टॉम था। भारत का पहला मुस्लिम टॉम जो बनवाया गया था, इल्तुतमिश ने अपने ही पुत्र के लिए, अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के लिए उन्होंने बनवाई थी सबसे पहली मुस्लिम समाधि। तो वहां जिसे बोला जाता है, जो दिल्ली में हमने डिस्कस की उन्हीं के रूलिंग पीरियड के समय, तो दिल्ली में उन्होंने बनवाई थी अपने पुत्र के लिए जो समाधि, जो भारत की फर्स्ट समाधि है। क्लियर। उसी तरह फर्स्ट जो मस्जिदें हैं, जो पहली मॉस्क हैं, जो फर्स्ट मस्जिदें हैं, वो बनवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में बनवाना शुरू किया था। कौन कौन सी मस्जिद? कुबतुल इस्लाम मस्जिद, और दूसरी है कौन सी मस्जिद? 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। इस तरह से, और एक कुतुब मीनार जो बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया 1199 में, और उसे कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने 1229 में, यानी 30 वर्ष के बाद। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जो भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं उनके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी के जो मुद्दे हैं जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उन मुद्दों पर भी हम एक पर्टिकुलर क्लास बनाएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों पर। हालांकि क्वेश्चन नहीं आते हैं या ना के बराबर आते हैं, सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर से बनते हैं। चलिएगा, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी की, जिसका नाम होगा खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश।